जनमत में आज सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान के 12 जिले के बरडिया क्षेत्र में जो हुआ वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये राष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख देने वाली घटना है। एक निरीह बछड़े की मौत के बाद पूरा शहर उबाल पर आ गया। सड़कों पर आक्रोश दिखा, बाजारों पर ताले लगे रहे। सवाल साफ है, क्या गोवंश की जान इतनी सस्ती हो गई है कि हर बार जांच चल रही है कहकर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शुक्रवार को बरडिया क्षेत्र में एक बछड़ा घायल अवस्था में मिला। अब सूचना मिली तो गौसेवा समिति के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, लेकिन इलाज से पहले ही उस मासूम बछड़े की मौत हो गई। हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि बछड़े को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया। यदि यह सच है तो ये केवल पशु क्रूरता नहीं बल्कि हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार है। शुक्रवार शाम प्रताप चौक पर प्रदर्शन हुआ, नारे लगे, मानव श्रृंखला बनाई गई और प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। गाय ठोस कार्रवाई करो, ये बात स्पष्ट कही गई, वरना 12 पूरा जिला बंद कर दिया जाएगा। ये चेतावनी यूं ही नहीं आई, ये वर्षों से जमा उस पीड़ा का परिणाम है जब गोवंश पर हमलों के बाद भी दोषियों को बचने का रास्ता मिल जाता है। पुलिस उपाधीक्षक हरिराम सोनी ने मौके पर पहुंचकर आश्वासन दिया कि जांच गंभीरता के साथ हो रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी आगे हो रही है। लेकिन जनता पूछ रही है, क्या हर बार पोस्टमार्टम ही अंतिम जवाब है? शनिवार को वारा पूरी तरीके से बंद रहा, बाजार सूने रहे, सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और हर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की तैनाती रही। प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा, गश्त बढ़ा दी गई और शांति बनाए रखने की अपील साथ साथ चलती रही। ये सब आवश्यक है, लेकिन शांति की अपील से पहले न्याय की गारंटी भी जरूरी है, क्योंकि जब आस्था पर चोट होती है तो समाज सवाल पूछता है और पूछना उनका अधिकार भी है। ये घटना इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये एक पैटर्न की ओर इशारा करती है। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि ये सिर्फ एक बछड़े की मौत का मामला नहीं है, बल्कि किस प्रकार से कथित अत्याचारों की एक कड़ी है। ये दोषियों की पहचान नहीं हुई है यहाँ पर। यदि कड़ी सजा नहीं दी गई तो संदेश जाएगा कि गोवंश की रक्षा केवल कागजों और भाषणों तक सीमित है। क्या यही वो भारत है जहाँ गौ माता को माता कहा जाता है? प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। ये अपील सही है, लेकिन साथ ही ये भी उतना ही जरूरी है कि जांच की दिशा, समय सीमा और परिणाम सार्वजनिक हों। 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया है ताकि सिस्टम जागे, ताकि दोषियों को बचाने की कोई कोशिश ना हो, ताकि स्पष्ट संदेश दिया जाए कि राष्ट्र की संवेदना के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सवाल केवल राजस्थान के 12 का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। क्या गोवंश की हत्या पर वही सख्ती दिखेगी जो अन्य अपराधों में दिखाई जाती है? क्या पशु क्रूरता निवारण कानून जमीन पर लागू होगा? क्या दोषियों के नाम सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन आस्था के मामले में भी उतनी ही तत्परता दिखाएगा जितनी कानून व्यवस्था के मामलों में दिखाता है? जनता सड़क पर इसलिए उतरी क्योंकि उसे भरोसा चाहिए, भरोसा कि दोषी बचेंगे नहीं, भरोसा कि जांच समय पर पूरी होगी, भरोसा कि सजा ऐसी होगी जो सावधान कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज होगा, चेतावनी बढ़ेगी, जनभावना की आवाज और बुलंद होगी। आज जरूरत है साफ, निष्पक्ष और तेज एक्शन की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद देर नहीं, निर्णय चाहिए, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक बछड़े का नहीं, यह राष्ट्र की आत्मा, हिंदू समाज की आस्था, गोवंश की रक्षा का विषय है। और अब सवाल आपसे है, क्या आप चाहते हैं कि दोषियों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई हो? सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी लगातार देश भर में गोहत्या और गोवंश पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। जब भी गौमाता पर हमला हुआ, सुदर्शन न्यूज चुप नहीं रहा। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहाड़के जी ने बार बार कहा है कि गौरक्षा केवल आस्था नहीं, राष्ट्र रक्षा का विषय है। ये बारह हमने इसलिए बंद करा है गोवंशों ने, क्योंकि हमें 48 घंटे पहले एक बच्चे का शव मिला, गाय के बच्चे का शव। वह शव हमें आधा कटा हुआ प्राप्त हुआ। उस शव के ऊपर ना तो किसी जानवर के, कुत्ते के, किसी के भी कोई हथियार के, किसी भी चीज के, मतलब जानवर के द्वारा जो बाइट की जाती है, उस बाइट का एक भी निशान उस बच्चे के ऊपर नहीं था। वो बीच में से आधा कटा हुआ था। उसको हमने प्राप्त करा। प्राप्त करने के बाद हमने उसका पोस्टमार्टम करवाया।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हमें ये बताया गया डॉक्टर के द्वारा कि ये किसी मरने के बाद में धारदार हथियारों के द्वारा बीच में से काटा गया है। इसके विपक्ष में हमने रैली निकाली, धरना दिया। धरना देने के बाद हमने सरकार को, प्रशासन को 48 घंटे का टर्नओवर दिया, 48 आवर का, कि आप 48 घंटे के अंदर इसका ऊपर कार्यवाही करें, इसका समाधान निकालें। बारां के अंदर वासुदेव गौ सेवा समिति द्वारा एक बछड़े की बात को लेके और आज बंद का आह्वान किया है। उसके दौरान जो है पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम जो है किए गए हैं और पुलिस बल विभिन्न स्थानों के ऊपर संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा हमारी मोबाइल पार्टीज वगैरह वो लगातार गश्त कर रही है। जो बंद का आह्वान करने वाले लोग हैं, इनसे समझाइश की जा रही है, किसी तरह से जो है कानून वगैरह अपने हाथ में नहीं ले और अनावश्यक रूप से जो है जोराजोरी करके और लोगों की दुकानें वगैरह बंद कराने का प्रयास नहीं करें। जो स्वतः स्फूर्त जो लोग बंद कर रहे हैं वो उनको जो है उनको प्रशासन के द्वारा जो है पूरी समझाइश जो है इस रूप में की जा रही है। तो राजस्थान के बाद जनमत में अब बात करेंगे हम बिहार की। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर कोई चीज़ कभी पुरानी नहीं होती तो वो है नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच की नोकझोंक। जी हाँ, आज बिहार विधान परिषद में वही पुराना सियासी ड्रामा नजर आया, एक नए एपिसोड के साथ। बजट सत्र का 5वां दिन, लेकिन माहौल ऐसा बना जैसे चुनावी मंच सज गया हो। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। बीच में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, यानी राजनीति का वो क्लासिक मुकाबला जिसे बिहार बरसों से देखता आ रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष ने भी तय कर लिया कि आज चुप नहीं बैठना है। वेल में नारेबाजी शुरू हुई, सवालों की बौछार होने लगी और माहौल धीरे धीरे गर्माता चला गया। इसी दौरान राबड़ी देवी लगातार टोका टोकी करती रहीं। अब नीतीश कुमार भी ठहरे बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी खिलाड़ी। कब शांत रहना है, कब तंज कसना है, यह उन्हें अच्छी तरीके से आता है, उन्हें पता है। बस फिर क्या था, मुख्यमंत्री का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने वही कह दिया जो अब सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। नीतीश कुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, जब इनके हाथ में सत्ता थी तब कुछ नहीं किए। बयान के लहजे ने सदन का माहौल और गर्म कर दिया। राबड़ी देवी भी पीछे हटने वालों में से कहा। लालू युग की राजनीति की अनुभवी खिलाड़ी हैं, जो इशारों जवाबी तानों को समझ जाती हैं और संदेश भी देना जानती हैं। दोनों के बीच चल रही नोकझोंक को देखकर ऐसा लग रहा था मानो बिहार की राजनीति का कोई पुराना सीरियल फिर से ऑन एयर हो गया है, जहाँ किरदार वही है, संवाद वही है, बस मंच बदल गया है। हालात इतने बिगड़े कि सभापति को आखिरकार हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। यदि सदन में बहस कम और सियासी शोर ज्यादा रहे तो सदन के बाहर आते ही विपक्ष ने भी अपना सियासी रंग दिखाया। नारे लगे, तख्तियां लहराई गईं, सरकार को घेरने की कोशिश की गई। राबड़ी देवी ने मौके का फायदा उठाया और सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साध दिया। उनका कहना था कि जब से सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं तब से बिहार में हालात बिगड़ने लगे हैं और उन्हें अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। राबड़ी देवी ने व्यंग भरे अंदाज में कहा कि गृह मंत्री ने खुद कहा था कि अगर घटनाएं होंगी तो इस्तीफा देंगे। अब तो बहुत कुछ हो चुका है। ये बयान राजनीति में कम, तंज में ज़्यादा लगा। इसलिए इस बीच आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने भी मौके पर एक नया मसाला डाल दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सदन के अंदर विपक्ष बोल रहा था तब माइक बंद कर दिया गया। अब बिहार के राजनीति में माइक बंद होना भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। सवाल उठा, माइक बंद किसने किया, इशारा किसका था और क्या ये विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश थी? कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद का आज का दिन बहस से ज़्यादा बयानबाजी, चर्चा से ज़्यादा तंज और नीति से ज़्यादा राजनीतिक रहा। एक तरफ नीतीश कुमार अपने कामकाज का हवाला देते रहे तो दूसरी तरफ राबड़ी देवी पुराने अनुभव, सियासी चुटकुले, ये सब वहाँ पर संभालती रहीं। बिहार की राजनीति में ये कोई नया नहीं है, ये भी समझिए ज़रा। ये मुद्दों से ज़्यादा व्यक्तिगत टकराव है और सदन कई बार
नीति निर्धारण से ज्यादा सियासी अखाड़ा बन जाता है। सवाल यही है, क्या आने वाले दिनों में सदन में बहस का स्तर बदलेगा या फिर नीतीश बनाम लालू परिवार की राजनीति ऐसे ही मनोरंजन और टकराव का केंद्र बनी रहेगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति बोर नहीं होने देगी आपको। यहाँ हर सत्र में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आ जाता है जो सुर्खियां बटोर ले जाता है। बिहार है, ये सब चलता है। अरे भाई, ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है? और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तैसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है और हम लोगों की सरकार के द्वारा सारा का सारा काम किया जा रहा है। जब मुख्यमंत्री जो बोल भी रहे हैं, गड़बड़ करता है उस आप पर लोग बैठिए, एक्शन होता है, अपनी जगह पर किया जा जाइए। रहा है और एक एक तरह से बिहार कितना आगे हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग है और इसके चलते बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना? इसका क्या है? अब ये है, अरे इस सबको कुछ आता था, कोई काम किए है? प्रभारी कोई काम नहीं हुआ है। प्रभारी मंत्री 15 साल तक कुछ नहीं काम किया। बिहार नगर पालिका विधि सेवा नियमावली 2026 और बिहार नगर पालिका योजना सेवा नियमावली 2025। तो बिहार विधान परिषद का हाल हमने आपको दिखाया। अब जनमत में हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बनता दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस पीडीए फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे, उसी फॉर्मूले में अब दरार नहीं, सीधे सीधे पीडीए में सेंध लगती दिख रही है। और इस सेंध का नाम है असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। जिस मुस्लिम वोट बैंक को समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति की रीढ़ मानती रही है, अब वही वोट बैंक किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। कारण साफ है, ओवैसी अब सिर्फ सहयोगी नहीं है, सीधे चुनौती बन चुके हैं समाजवादी पार्टी के लिए। राजनीति में कहा जाता है कि जब 2 शिकारी एक ही शिकार पर नजर रखें तो टकराव बढ़ना तय हो जाता है। यूपी में आज वही स्थिति है। ओवैसी की पार्टी का नारा हम 2 हमारे 2 दर्जन कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है। ये सीधा ऐलान है कि AIMIM अब उत्तर प्रदेश में सीमित भूमिका में नहीं रहेगी। और जब ओवैसी के मंच से ये कहा जाता है कि बुर्का पहनने वाली भी एक दिन यूपी की मुख्यमंत्री बनेगी, तो ये बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि राजनीतिक मंसूबों का खुला खुलासा हो जाता है। यहां सवाल उठता है कि अखिलेश यादव ने ओवैसी को कम आंका? क्या पीडीए फॉर्मूला जमीनी हकीकत से कट चुका है? और क्या 2027 में समाजवादी पार्टी वही गलती दोहरा रही है जो उससे पहले भी वो कर चुके हैं? वोट बैंक को अपनी बपौती समझने वाली गलती की हम बात कर रहे हैं। हकीकत यह है कि मुस्लिम वोट अब सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहना चाहता है। ओवैसी उसी असंतोष का फायदा उठाना चाहते हैं, उसको इनकैश करना चाहते हैं, मौके को भुनाने की कोशिश में है। वो खुद को मुस्लिम नेतृत्व का असली चेहरा बताकर मैदान में हैं और सीधा संदेश दे रहे हैं कि अब पुरानी पार्टियों का दौर खत्म। इधर समाजवादी पार्टी की परेशानी यह है कि वो खुलकर ओवैसी का विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि विरोध किया तो मुसलमान नाराज हो सकता है, मुस्लिम वोट खिसक सकता है, और चुप रहे तो AIMIM धीरे धीरे उनकी जमीन खिसका लेंगे। यही वो राजनीतिक दुविधा है जो सपा को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है। अब जरा बीजेपी की तरफ भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। बीजेपी पहले ही साफ कह चुकी है, बटोगे तो कटोगे। उसका कोर वोट बैंक संगठित है,
वैचारिक रूप से स्पष्ट है और नेतृत्व को लेकर भ्रमित नहीं है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे की ये आपसी लड़ाई सीधे सीधे बीजेपी के लिए सियासी लाभ बनती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति 3 ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है। एक तरफ राष्ट्रवाद और संगठित वोट बैंक के साथ बीजेपी है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो पुराने समीकरणों को भुनाने की कोशिश कर रही है, और तीसरी तरफ AIMIM है जो सपा के विकल्प के तौर पर सामने है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 2027 में AIMIM समाजवादी पार्टी को निगल जाएगी? शायद पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इतना जरूर तय है कि AIMIM सपा को गंभीर चोट पहुंचाने जा रही है। सीटें कम हो या ज्यादा, वोटों का बंटवारा तय है, और राजनीति में बंटवारा अक्सर हार की वजह बन जाती है। अखिलेश यादव के लिए ये वक्त आत्ममंथन, आत्मचिंतन का है। PDA फॉर्मूला, पोस्टर, मंच, ये तमाम चीजें ठीक, लेकिन जमीनी राजनीति में आक्रामक ओवैसी फैक्टर उन्हें कितना कमजोर कर रहा है, इसके बारे में उन्हें अंदाजा है या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है, क्या सपा के पास ऐसा नेतृत्व और ऐसा एजेंडा है जो मुस्लिम वोटर को एकजुट रख पाए, उनके लिए उनको भरोसा दिला सके कि वही उनकी पहली पसंद बने रहे। और ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जनमत यही कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ी है। ओवैसी का उभार सिर्फ सपा के परेशानी नहीं, बल्कि विपक्ष की आपसी टूट का संकेत है, और अगर यही हाल रहा तो 2027 ज्यादा दूर नहीं है। 2027 में मुकाबला विपक्ष बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि विपक्ष बनाम विपक्ष नजर आएगा। अब सवाल आपसे है, क्या AIMIM समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है? क्या अखिलेश का PDA फॉर्मूला फेल हो रहा है? अपनी मत हमें जरूर दीजिएगा। जनमत में ये तमाम चीजें उसके बाद ही तय होंगी कि कौन टिकेगा और कौन सियासत में मिटेगा। पश्चिम यूपी में मुस्लिम वोट शिफ्ट, सपा कमजोर, लेकिन AIMIM का उभार यूपी के लिए बड़ा खतरा क्यों? एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक का एक हिस्सा AIMIM की ओर झुकता हुआ दिख रहा है, जिससे समाजवादी पार्टी की पारंपरिक चुनावी ताकत कमजोर हो रही है। ये सपा के लिए राजनीतिक झटका तो है ही, लेकिन इससे भी ज्यादा गंभीर सवाल AIMIM की विचारधारा और उसके आगे के असर को लेकर खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था, निवेश और प्रशासनिक स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ा है, लेकिन AIMIM की राजनीति इस विकास से मेल नहीं खाती, क्योंकि उसका फोकस विकास पर नहीं बल्कि धार्मिक कट्टरता के नैरेटिव पर केंद्रित है। ऐसी कट्टरपंथी सोच विकास को प्राथमिकता से हटाकर टकराव को केंद्र में ले जाएगी, जो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को फिर से पीछे धकेल देगा। पश्चिम यूपी में क्या बचा पाएगी सपा की सबसे मजबूत दीवार? पश्चिमी यूपी के 15 से ज्यादा जिलों में मुस्लिम आबादी राज्य औसत 20% से अधिक है। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम वोटर 35 से 47% के बीच है। इन जिलों की अधिकांश विधानसभा सीटों पर जीत का अंतर ऐतिहासिक रूप से 5 से 10,000 वोट तक रहा है, यानी कि 10 से 15% वोट शिफ्ट में भी परिणाम बदल सकता है। 2017 और 2022 में सपा की जीत का आधार यही एक तरफा अल्पसंख्यक समर्थन रहा। 2027 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में अनुमानित 8 से 10 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे, जिसमें बड़ी संख्या मुस्लिम युवकों की है। 18 से ज्यादा उम्र के नए मतदाता जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, वो कट्टरपंथी ओवैसी को अपनी पहली पसंद बना सकते हैं। इसका सीधा नुकसान सपा को होगा। हमारी आबादी जितना बढ़ेगी, इंशाअल्लाह हमारा देश उतना ही मजबूत होगा। तो हम तो आज से एक नारा देंगे कि हम 2 और हमारे 2 दर्जन। कट्टरवाद को समर्थन का सीधा असर उत्तर प्रदेश के विकास, निवेश और सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा। AIMIM की राजनीति उत्तर प्रदेश की विकास गति के लिए सीधा जोखिम बनेगी। सपा और AIMIM के चेहरे अलग भले ही हों,
लेकिन दोनों के विकल्पों में उत्तर प्रदेश का नुकसान एक जैसा ही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट का AIMIM की ओर झुकाव समाजवादी पार्टी को तो कमजोर करेगा, लेकिन AIMIM का उभार खुद उत्तर प्रदेश के विकास, सामाजिक संतुलन और स्थिरता के लिए गंभीर खतरे के रूप में साफ तौर पर उभरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जनमत में अब बात साइबर ठगी की हम करेंगे। ये सिर्फ साइबर ठगी एक और घटना नहीं है उसकी, ये भारत की सुरक्षा एजेंसीज के नाम का दुरुपयोग है। जी हां, आम नागरिक के मन में डर बिठाने की साजिश और सिस्टम को बदनाम करने के राष्ट्र विरोधी मानसिकता का खुलासा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो हुआ उसने हर देशभक्त नागरिक को सावधान कर दिया है। भोपाल के किस प्रकार के छोला इलाके में रहने वाले 45 वर्षीय राजकुमार ने जो कि एक साधारण मजदूर है, उसने ना कोई बड़ा बैंक बैलेंस उसका है, ना कोई रसूख है, लेकिन ठगों ने उसे ऐसा फंसाया कि 3 दिन तक वो डिजिटल अरेस्ट में रहा। फोन के जरिए, डर के जरिए, फर्जी कानून के जरिए 3 दिन पहले राजकुमार के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाला खुद को NIA अधिकारी बताता है। आवाज में रौब, शब्दों में धमकी। कहा जाता है कि तुम्हारे खाते से एक आतंकी को फंडिंग हुई है। अब सोचिए, एक मजदूर जिसने शायद कभी NIA का पूरा नाम भी ना सुना हो, उसके सामने आतंकवाद और देशद्रोह की बातें, उसकी हालत क्या होगी? यही हुआ राजकुमार के साथ। वो घबराया, डर गया, कांप उठा। इसके बाद ठगों ने अगला दांव चला। वीडियो कॉल पर दिखाई गई पुलिस लिखी एक स्कॉर्पियो, वर्दी दिखाई गई और लहजा वही सख्त रखा गया। कहा गया कि फोन बंद किया, भागने की कोशिश की तो एनकाउंटर कर देंगे आके। ये सिर्फ एक व्यक्ति को डराने का मामला नहीं है, ये समझिए जरा। ये भारत के कानून, पुलिस और जांच एजेंसियों की छवि को डर के हथियार में बदलने की साजिश है। ये मानसिक आतंकवाद है। डरे सहमे राजकुमार से कहा गया कि वो निर्दोष लगता है, इसलिए उसे बचाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो डिजिटल निगरानी में रहेगा, यानी फ़ोन चालू, हर सवाल का जवाब, हर निर्देश का पालन। शुक्रवार से लेकर रविवार सुबह तक 3 दिन तक उसे फ़ोन पर डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। जी हाँ, बिना हथकड़ी, बिना जेल, लेकिन पूरी मानसिक कैद। इसी को कहते हैं, ये किस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट आजकल लोग करते हैं। 1 से 1.5 लाख रुपए और कर देता उनको, और वीडियो कॉल करके उन्होंने मुझे बहुत डराया धमकाया था। तो मैं इस विषय में ना मैं कुछ भी कर सकता था, मगर छोला मंदिर थाने से टीम आई, उन्होंने मुझे बचा लिया इस बात से कि ये सब फ्रॉड है और आपको कुछ नहीं करना। वो कौन थे जिनको आपने पैसे ट्रांसफर करे? जो भारतीय पुलिस थी। आपसे क्या कह रहे थे वो लोग? कि आपका आतंकवादी नाम आ गया, आप कमीशन खाते हो, ऐसा डर बैठा लिया मुझे और आप डर गए? आपने पुलिस को सूचना दी थी? नहीं दी मैंने। 3-4 दिन में पैसे ट्रांसफर करते रहा और मैं करने की और कोशिश में था। 1 से 1.5 लाख। लगभग कितने कर दिए अभी तक? मैंने 1,43,000 रुपए कर चुका और 1 से 1.5 लाख रुपए और मैं कर देता। रिश्तेदारों के माध्यम से कुछ पैसों की डिमांड कर रहा है, लेकिन अपनी परेशानी को शेयर नहीं कर पा रहा है। क्या परेशानी है? क्योंकि हमें अंदेशा था कि ये डिजिटल अरेस्ट का मामला हो सकता है। हमने अपनी तत्काल टीम को तैयार किया, हमारी टीम स्पॉट पे पहुंची। ये व्यक्ति उस अनजान व्यक्ति के साथ एक वीडियो कॉल पर था, लगातार बात कर रहा था। वो व्यक्ति इसको पैसे ट्रांसफर के लिए फोर्स कर रहा था। हमने इसका फोन डिस्कनेक्ट कराया और उससे बात करी कि भाई वो व्यक्ति कौन है, कहाँ से, किस माध्यम से इससे पैसा ले रहा है। चूंकि ये व्यक्ति करीब 3 दिन से उसके चंगुल में था, इसने करीब अपना 1 से 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था और ये अन्य रिश्तेदारों के माध्यम से पैसा कलेक्ट करके करीब 1.5 लाख रुपए और ट्रांसफर करने वाला था। हमने इसको समझाइश दी, इसको बताया कि ऐसी कोई पुलिस नहीं है जो आपसे वीडियो कॉल करके आपको डराए, धमकाए और आपसे पैसे की डिमांड करे। उसको समझाया कि ये एक फ्रॉड है। खबर कर्नाटक से आई, लेकिन
इस खबर की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। सवाल सिर्फ यहाँ एक कर्ज का नहीं है, सवाल सिर्फ कर्ज के ब्याज में मुसलमानों को राहत देने का नहीं है, सवाल नीतियों के मजहब का सवाल है। क्या अब सरकारें खुलेआम मजहब देखकर फैसले लेने लगी हैं क्या? मामला सीधा है लेकिन असर गहरा हुआ है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार, मतलब कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पर, जिसके मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, उन्होंने 2013 से 2019 के बीच अल्पसंख्यक विकास निगम के तहत लिए गए कर्ज पर ब्याज माफ कर दिया है। कुल रकम करीब 981 करोड़ रुपए, मतलब मुसलमानों को सीधे तौर पर बाकायदा सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को 981 करोड़ रुपए उनके माफ कर दिए गए। और सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक इस फैसले के सबसे बड़े लाभार्थी मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं। अब सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस सरकार ने राहत दी, लेकिन चयनित पहचान के आधार पर। अब यहीं से असली बहस शुरू हुई। कर्ज माफी गलत है? नहीं। राहत देना गुनाह है? बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये है, क्या राहत सिर्फ एक समुदाय के लिए होनी चाहिए? जब राज्य की लगभग 80% आबादी किसी न किसी आर्थिक संकट से जूझ रही है, जब किसानों की आत्महत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जब गरीब हिंदू, जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी परिवार हैं, उनका चूल्हा जलना मुश्किल है, तो फिर राहत की परिधि इतनी संकीर्ण? सवाल उठते हैं। बीजेपी ने इस फैसले पर तीखे सवाल उठाए भी हैं। अगर ब्याज माफी करनी ही थी तो अंबेडकर विकास निगम के लाभार्थियों को क्यों नहीं दिया? इस प्रकार के तमाम सवाल वहां उठाए गए। ओबीसी वर्ग को लाभ क्यों नहीं दिया गया? अरे भाई, किसानों को लाभ क्यों नहीं दिया गया? यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सरकार का खजाना किसी एक समुदाय के लिए है या पूरे राज्य का है? अगर एक वर्ग के लिए 981 करोड़ रुपए की राहत, करीब 1000 करोड़ की राहत दी जा सकती है, तो क्या किसानों के लिए ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता था? क्या बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं लिया जा सकता था? क्या दलित और पिछले वर्ग के को राहत नहीं मिल सकती थी? पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी सरकार से सवाल पूछते नजर आए। उनका कहना था कि राज्य में किसान मर रहे हैं, मुआवजा अधूरा है, बीमा व्यवस्था कमजोर है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। सवाल ये नहीं है कि किसे राहत मिली, सवाल यह है कि किसे नज़रअंदाज किया गया। यहीं से यह मुद्दा सामाजिक न्याय बनाम वोट बैंक की राजनीति पर आकर टिक गया। क्या ये फैसला सामाजिक न्याय है या फिर राजनीतिक निवेश है, जो कांग्रेस पार्टी हर जगह करती है? क्या सरकारी योजनाएं अब मजहब के आधार पर तय होंगी? और क्या ये सब संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है? संविधान कहता है समानता, संविधान कहता है न्याय, सामाजिक न्याय, लेकिन अगर नीतियां पहचान देखकर होंगी तो फिर कैसे काम चलेगा? कर्नाटक में यही तो हुआ है, कल किसी और राज्य में होगा। तो क्या देश इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, जहां नीतियां जरूरत नहीं है, पहचान देखकर उनको तय करना जरूरी है? ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे समाज में विभाजन गहराता है। जब एक गरीब दूसरे गरीब से पूछता है तुम्हें क्यों नहीं मिला, तो दोष सिस्टम का होता है। और जब सिस्टम ही पहचान के आधार पर राहत बांटने लगे तो असंतोष पैदा होना लाजमी है। विश्वास टूटता है, जनमत ये नहीं कहता है कि किसी समुदाय को राहत ना मिले। जनमत ये पूछता है कि राहत का पैमाना क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, किसान संकट या फिर मजहबी पहचान, जो कांग्रेस देखती है। अगर सरकारें किसी एक समाज को खुश करने के लिए बाकी समाज को ताक पर रख देंगी तो ये राजनीति का नया मॉडल से खड़ा हो जाएगा। लोकतंत्र के लिए खतरा सामने होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का आधार न्याय होता है, ना कि तुष्टीकरण। राज्य सरकार ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ. ये सब तो फिल्म लिख दे ಈಗ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ सर कैमरा रे ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬಡ್ಡಿ ಮನ್ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ तो इसी के साथ जनमत में आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।